नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपसे जुलाई मंथ की फाइनेंशियल या बैंकिंग करंट अफेयर्स के बारे में। आप जानते हैं कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, आरबीआई, एसबीआई या अदर रिलेवेंट एग्जाम्स की, तो वहां पर आपकी नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अलावा एक तीसरा सेगमेंट होता है जिसमें बैंकिंग, फिनांस और इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स भी स्पेशली पूछी जाती है। हम उसी के बारे में इस क्लास में कुछ बात करने वाले हैं। होपफुली ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। रेगुलरली इन सेशन को ज्वाइन करिएगा अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। 2024 में हम आपको चाहते हैं बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के रूप में देखना, सेलेक्ट कराना, और ऑब्वियस है उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। बैंकर्स ग्राउंड ये चैनल आपको ये सारे एफर्ट्स प्रोवाइड करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और हर एक सवाल का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि एग्जाम्स में अगर इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो क्या कुछ एग्जाम में आंसर करना होगा आपको। पहले सवाल के बारे में देखिएगा ध्यान से। पहला सवाल ये कहता है यहाँ पर बैंकिंग करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो फ्लिपकार्ट के द्वारा नए पेश किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है। बहुत सारी कंपनीज है जो रिसेंटली पेमेंट ऐप लॉन्च कर रही हैं, जिसके द्वारा आप याद रख सकते हैं टाटा ने टाटा पे के नाम से लॉन्च किया था। इसके अलावा बहुत सारी अदर फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, वो भी अब पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करने लगी हैं, यूपीआई यूजर्स का इस्तेमाल करने लगी हैं। इसी तरह फ्लिपकार्ट ने अमेजॉन, तो आप जानते हैं ऑलरेडी अमेजॉन पे के नाम से लॉन्च कर चुका था। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम रखा है सुपर मनी। ये जो सुपर मनी है, इसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। ये एक पेमेंट ऐप है फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा। तो बेसिकली जब भी कोई पेमेंट की जाती है किसी ऐप से, वो यूपीआई के थ्रू होगी, और यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसे कहा जाता है। आगे देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख करोड़ के ऊपर हो चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट वैल्यू वाला बैंक है। लेकिन कस्टमर बेस की बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा बैंक ऑलरेडी है, और सरकारी बैंकों में भी ये सबसे बड़ा है। लेकिन इसके चेयरमैन हुआ करते थे दिनेश कुमार खरा। फिलहाल वो इस चेयरमैन के पद पर अब नहीं रहेंगे, और क्योंकि ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है कि नए अध्यक्ष के रूप में एसबीआई के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 जुलाई 1955 को बना है, वहां पर CS शेट्टी होंगे, जबकि इससे पहले जो नाम था वो दिनेश कुमार खरा था। फिलहाल यहाँ एक चेंज आ चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आपको याद रखना है एसबीआई के नेक्स्ट चेयरमैन के रूप में। एमएसएमई के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू किए गए नए ऑनलाइन व्यवसाय ऋण का समाधान का नाम क्या? देखो यहां पर एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं बेसिकली हमारे, उन्हें एमएसएमई कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन्हें कहा जाता है। ये जो एमएसएमई है बेसिकली इनको लोन प्रोवाइड करने के लिए अगर पूछता है कि किसके द्वारा इस नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो बात हम कर रहे हैं एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन, अप टू 1 लाख रुपीस तक का जो लोन है, वो बहुत आसानी से जस्ट 15 मिनट्स की ड्यूरेशन में आप इसमें ले सकते हैं। और एसबीआई का योनो ऐप जो है, इसका मतलब है यू नीड ओनली वन। एसबीआई योनो ऐप के माध्यम से आप इसके ऐप के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एसबीआई ने इसका नाम रखा है एमएसएमई सहज। तो एमएसएमई सहज किसके द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन लोन प्रोवाइडिंग फैसिलिटी का नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना, एसबीआई के द्वारा शुरू किया, जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन जो होगा जस्ट 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में आपको अवेलेबल हो जाएगा एसबीआई योनो ऐप के माध्यम से। हाल ही में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनाए गए, जो कार्यकारी निदेशक बनाए गए, वो कौन होंगे? तो 2 लोगों को याद रखना। अर्णव कुमार चौधरी को भी आरबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है, और चारुलता कर को भी यहां पर अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई ने बताया। क्योंकि आरबीआई के अंदर जो शक्तिकांता दास हैं, आप जानते हैं, वो ऑलरेडी आरबीआई के
गवर्नर हैं। तो ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो ऑब्वियस है नहीं हो सकते। सवाल में याद रखिएगा आरबीआई के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो उसमें अर्णव कुमार चौधरी और चारुलता दोनों होंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अगले पॉइंट को ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट है, किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। याद रखना सैफिरो फॉरेक्स कार्ड जो लॉन्च किया गया है वो बेसिकली किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ऐसे स्टूडेंट जो भारतीय हैं और भारत से बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए सरकार ने जो सुविधाएं दी हुई हैं उसके अलावा एक बैंक ने यहाँ पर एक फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है और इस कार्ड के माध्यम से उनके माता पिता जो इंडिया में रहते हैं जनरली वो उस कार्ड में मनी को लोड कर सकते हैं और वो व्यक्ति जो ब्रिटेन में है, जो फ्रांस जर्मनी में है, यानी स्टूडेंट, वो वहाँ से पैसे को विड्रॉल भी कर सकता है। ऐसी एक फैसिलिटी के रूप में आईसीआईसीआई बैंक ने शुरुआत की है। तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंस को करने के लिए, याद रखना सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंस करने के लिए ही इस कार्ड का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को करने के लिए सैफिरो फॉरेक्स एक्सचेंज कार्ड जो होगा इसका इस्तेमाल करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में आरबीआई ने ऋण और अग्रिम यानी कि लोन और एडवांसेस से रिलेटेड अपने ग्राहकों के केवाईसी नियमों को पूरा ना करने, उन नियमों का उल्लंघन करने के कारण पंजाब नेशनल बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है। देखो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की बात की गई जिससे कि आप अपने ग्राहक की सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसे नो योर कस्टमर कहा जाता है। आजकल बहुत सारे तरीके से केवाईसी किया जाता है, चाहे वीडियो के माध्यम से केवाईसी हो, मोबाइल के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी हो, सेंट्रल केवाईसी हो, अलग अलग तरह के केवाईसी होते हैं सर। लेकिन याद रखना आप कोई केवाईसी नियमों का पालन ना करे तो जो पंजाब नेशनल बैंक जिसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, याद रखना आरबीआई ने इस पर 1,31,131,800 यानी 1,00,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 1.31,800 इतना जुर्माना लगा है। लेकिन अब इसको क्योंकि एग्जैक्टली अमाउंट में देना है आपको, तो यहां पर आपको याद रखना है इतने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। यहां पर इसको आप करोड़ लगा लीजिए या फिर आगे जीरो की संख्या बढ़ा दीजिए, जिसको लगभग लगभग 1.32 करोड़ कहा जा रहा है, यानी 1,32,00,000 रुपए का जुर्माना लगभग पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने किस लिए लगाया, केवाईसी नियमों को पूरा ना करने के कारण लगाया। किस संगठन ने कम आय वाली महिलाओं के लिए आवास ऋण का विस्तार करने के लिए एडीबी के साथ साझेदारी की है। एक्चुअल में हमारे देश में लोगों को आसानी से उनके घर के लिए, हाउसिंग के लिए लोन मिल सके और स्पेशली उनके लिए जिनकी आय कम होती है, हमारे यहाँ एक ऑफिस की शुरुआत की गई जिसका नाम है AHFL यानी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बेंगलुरु के अंदर है, यानी इसका जो हेड ऑफिस है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बेंगलुरु के अंदर है। इसका काम जनरली तौर पर आवास से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करना और स्पेशली उनको जिनकी आय काफी कम रहती है। इसीलिए यहां पर एक $60 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में, यानी यहां जो एडीबी है वो $60 मिलियन का एग्रीमेंट कर रहा है किसके साथ, एडीबी और AHFL के बीच में, ताकि AHFL के द्वारा कम इनकम वाली जो महिलाएं स्पेशली हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। और एडीबी के बारे में आपको याद रखना है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेड ऑफिस मनीला के अंदर है, फिलीपींस के अंदर है, और बेसिकली ये सबसे ज्यादा लोन जो प्रोवाइड करता है वो इंडिया को ही करता है। एडीबी का हेड ऑफिस अगर आपको याद रखना हो, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर है। $60 मिलियन की एग्रीमेंट हुआ है। आरबीआई के अनुसार भारत में रोजगार की वृद्धि दर कितनी है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत की दर से रोजगार जो है वो बढ़ रहा है। इस बारे में आरबीआई ने, क्योंकि आप जानते हैं हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक, सेंट्रल बैंक है ये, इसने कहा है कि अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले, इसकी तुलना करें अगर, तो लगभग हमारे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो हमारा 2023 का फाइनेंशियल ईयर था, हमारे देश में लगभग 3.2% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट रही थी।
जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 6% रहने का अनुमान है। तो यहां पर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट को डिफाइन किया है कि लगभग आरबीआई के हिसाब से भारत में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 2024 में ये 6% रहेगी। आरबीआई के बारे में आप जानते हैं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास हैं और आरबीआई जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सेंट्रल और एपेक्स बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये हमेशा जब वर्क करता है, कोई भी कार्य करता है, तो इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 इस पर एप्लीकेबल होगा। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये कार्य करता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत में फिलहाल के लिए 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें से एक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके नए एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे चुन लिया गया है? याद रखेंगे, ये जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्योंकि कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने के लिए जो मिनिमम कैपिटल चाहिए वो 200 करोड़ रुपए चाहिए होती है, और उसके बाद एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनता है और वो सारी बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म भी करता है। बिल्कुल इसका जो मुख्यालय बना हुआ है वो वाराणसी के अंदर बना हुआ है। इसका मुख्यालय वाराणसी में बना हुआ, और ये गोविंद सिंह जो है इसके नए एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुने गए। अगर मैं एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात करूं तो आपको याद होगा कि हमारे पास एक फिनकेयर के नाम से स्मॉल फाइनेंस बैंक था और एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों का मर्जर 1 अप्रैल 2024 को ऑलरेडी हो चुका है। तो याद रखें, इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में गोविंद सिंह चुने गए। पेड़ों के साथ बढ़ो, एक वृक्षारोपण अभियान चलाया है, यानी यहां पर वृक्ष लगाना है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके साथ वृक्ष भी बड़े होंगे, ऑब्वियस है, और वो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जीरो कार्बन क्रिएट करेंगे यहां पर। और इसके लिए यहां पर आरबीआई और बीएसएफ और एसबीआई ने मिलकर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एसबीआई बैंक जो है हमारा, इन दोनों ने मिलकर श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस अभियान की शुरुआत की है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पेड़ों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान है ये, और इसमें एसबीआई बैंक जुड़ा हुआ है। याद रखना, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफिकली इसका मकसद क्या है? जो हमारे देश में एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको दूर करना। हाल ही में 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए 4 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो 4 सरकारी बैंक है, उन्होंने लगभग 6,481 करोड़ रुपए जो है वो सरकार को लाभांश के रूप में दिए हैं। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई ने लगभग 2,11,000 करोड़ रुपए सरकार को दिए। लेकिन अगर इंडिविजुअली बैंक की बात करें, इन सब ने मिलकर कितना दिया है सर, तो याद रखेंगे यहां पर जो कैनरा बैंक है उसने लगभग 1838 करोड़ रुपए दिए हैं। कैनरा बैंक ने 1838 करोड़ रुपए दिए हैं। 6,000 में से 1838 करोड़ कैनरा बैंक के होंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट बैंक है, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी गवर्नमेंट का होगा। इंडियन बैंक ने लगभग 1193 करोड़ रुपए दिए हैं। 1193 करोड़ रुपए जो है वो इंडियन बैंक ने दिए हैं। अगर इसी कड़ी में मैं बात करूं कि हमारे पास बाकी बैंकों ने कितना दिया होगा, लगभग 2514 करोड़ रुपए जो हैं वो यहां पर दिए गए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लगभग 2514 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2514 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए। जबकि वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं सर एक और बैंक के बारे में, और उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया, ने लगभग 935 करोड़ रुपए दिए हैं बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर इन चारों बैंक के बारे में हम देख लेते हैं तो कुल मिलाकर लगभग यहां पर जो अमाउंट बनता है वो 6,481 करोड़ रुपए बनते हैं इन 4 बैंक ने। क्योंकि इन चारों का जो अधिकार है वो गवर्नमेंट का है, तो इसका प्रॉफिट जो गवर्नमेंट को मिलेगा डिविडेंड कहलाता है। ये प्रोवाइड क्या है? किस कंपनी ने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ईटीएफ कहते हैं सर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये जिस तरह शेयर बाजार में हम डील करते हैं, म्यूचुअल फंड होता है, हमारे पास शेयर डिबेंचर बॉन्ड होते हैं, वैसे ही हमारा एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ कहलाता है। इसकी कीमत रखी गई है मिनिमम 100 रुपए की, यानी आप इसमें 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम जो रहेगा। और इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ पहला ऑयल एंड गैस जो ईटीएफ होगा वो शुरू करा है किसके द्वारा? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 100 रुपए। आप 100 रुपए से भी यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल
जो हमारे पास म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई पहले ऑयल एंड गैस ईटीएफ के बारे में। किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नया वैकल्पिक सुरक्षा फीचर सेफ्टी रिंग, क्योंकि आप जानते हैं साइबर फीचर्स आपकी बहुत जरूरी है आज के वक्त में, साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं और इसको और बेहतर करने के लिए यहां शुरुआत की गई सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर, ताकि यहां पर जितने भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस हैं उनको कम किया जाए, आपके फाइनेंशियल लॉसेस की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसको रिड्यूस किया जाए। और इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू करा है। किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सके, साइबर सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और ज्यादा बेहतर किया जा सके, इसके लिए शुरुआत की गई। और जो जनरली तौर पर जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है उसको रोका जा सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑथोराइज नहीं है बैंकिंग फैसिलिटीज को यूज करने के लिए, उसको रोका जा सके। तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू की गई फीचर है सेफ्टी रिंग। विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए तो कितना फंड प्रोवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत की जीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी बनने के लिए, लो कार्बन एनर्जी जनरेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक, आप जानते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका कि मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, इसने 1.5 बिलियन डॉलर दिए हैं। वर्ल्ड बैंक जो है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। 189 कंट्रीज का ये संगठन है और याद रखें इसके अध्यक्ष वर्तमान में अजय बांगा हैं, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन उनके पास अमेरिका की नागरिकता है। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, और याद रखना वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो रहेंगे वो अजय बांगा रहेंगे। अजय बांगा रहेंगे। तो यहां पर 1.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो दिए गए लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में, क्योंकि जनरली इंडिया को क्या करना है? जीरो कार्बन कंट्री बनना है। और इसका टारगेट कितना है मुझे बताइएगा आप ध्यान से। तो इंडिया ने जीरो कार्बन कंट्री का लक्ष्य जो रखा है भारत के लिए वो 2070 रखा है। 2070 तक भारत को जीरो कार्बन कंट्री बनना है। आगे, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई नई 444 डेज जो फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है उसका नाम क्या रखा है? यानी यहां पर एसबीआई बैंक ने यहां शुरुआत की है दो चीजों के बारे में। एक शुरुआत की एसबीआई ने 400 दिन के लिए 400 डेज की आप एफडी कर सकते हैं। 400 डेज एफडी अगर आप करेंगे तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसका नाम रखा है अमृत कलश। इसका नाम रखा है अमृत कलश। इस स्कीम का नाम रखा है अमृत कलश। और याद रखना एक स्कीम है 444 डेज की एफडी कर सकते हो। इस पर जो ब्याज मिलेगा वो 7.2% एनुअली इंटरेस्ट रेट होगा, 7.25% का होगा, 7.25% का ब्याज होगा। और इसका नाम रखा है अमृत विशिष्ट, अमृत वृष्टि। तो दो स्कीम है, अमृत कलश और अमृत वृष्टि। ये दोनों लॉन्च की गई हैं एसबीआई बैंक के द्वारा। एक में 400 दिन की एफडी और एक में 444 दिन की एफडी की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2025 के लिए भारत का कितना विकास दर का अनुमान लगाया है? देखो, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग अनुमान लगाती हैं। एडीबी जिसका हेड ऑफिस मैंने बताया मनीला में, इसने कहा कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 7% और 2025 के फाइनेंशियल ईयर में यहां पर कितने परसेंट का अनुमान है? 7.2% का अनुमान है। अगर सवाल में पूछता है 2024 का पूर्वानुमान तो 7% होगा और 2025 का पूर्वानुमान है तो 7.2% होगा। यानी कि एडीबी के द्वारा जो रिपोर्ट लाई गई उसके अनुसार बात की गई। अब सवाल में क्योंकि पूछा गया है 2025 के लिए लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहां पर हम 2024 कर लेते हैं या फिर हम ऑप्शन बदल लेते हैं। तो 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर उसके अकॉर्डिंग 7% का अनुमान लगाया गया है। किस नियामक संस्था ने अनुसंधान विश्लेषक और निवेश सलाहकारों के प्रयास के लिए बीएसई लिमिटेड को मान्यता दी है? अब ये बीएसई लिमिटेड को मान्यता दी जा रही है। देखो, रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और हम जानते हैं कि अगर बात स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, उसमें रिलेटेड चाहे वो रिसर्च एनालिस्ट हो या
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हों, ये सब जो आते हैं वो हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि सारे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। और हम जानते हैं सेबी, जिसका कि मुख्यालय जो बना हुआ है वो मुंबई में बना है, और वर्तमान इसके अध्यक्ष का नाम माधाबीपुरी बच है, जो कि रिसेंटली काफी कंट्रोवर्सी में रही हैं, न्यूज में रही हैं, क्योंकि सेबी जो है आपको याद रखना है शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज और बाकी जो मार्केट रिलेटेड टर्म्स होती हैं जनरली, उन सभी को रेगुलेट करता है, उन्हीं को मैनेज करता है। माधाबीपुरी बच, ये याद रखना है। तो एस सेबी के द्वारा यहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दी गई है। किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी इस नाम से यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की? क्योंकि देखो हमारा एक प्रोग्राम रहता है जिसे CSR कहा जाता है। CSR का मतलब है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। ये जो CSR प्रोग्राम है, इसके तहत हर कंपनी को, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसको अपने प्रॉफिट का 2% सोशल वर्क में खर्च करना होता है। इसे कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना है, CSR का प्रावधान है भारत में, जिसके तहत प्रॉफिट का 2% कहां जाएगा? सोशल वर्क में जाएगा, सामाजिक कार्यों में खर्च करना है। अब बेसिक तौर पर जो गरीब हमारे रेसलर्स हैं, जो ऐसे रेसलर्स हैं, स्पेशली जो वुमेन्स हैं हमारी, जो इन सब में एक्सेस नहीं कर पाती, उनके लिए यहां पर इंडसइंड बैंक ने हमारे रेसलर्स के लिए फुल्ली फंडेड यहां शुरुआत की है, ताकि उनको अच्छे से ट्रेन किया जा सके, उनको कोचिंग दी जा सके। हमारे रेसलर हैं उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया है, रेसलर्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाया है, फुल्ली फंडी स्कॉलरशिप लाए हैं। और ये स्कॉलरशिप की शुरुआत किसने की है? इंडसइंड बैंक ने। तो मेरे भाई याद रहेगी सारी इंफॉर्मेशन, बड़ी काम की है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इंडसइंड बैंक द्वारा रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए कितने पैसे की, कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है? एक्चुअली आप जानते हैं सिडबी हमारे पास एक अंतर संगठन है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। आपको याद रखना है, सिडबी जो है इसका मुख्यालय बना हुआ है लखनऊ के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में, और अभी रिसेंटली सिडबी के नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम मनोज मित्तल है। तो यहां पर याद रखना, ग्रीन क्लाइमेट यानी बात एनर्जी से रिलेटेड है, ग्रीन एनर्जी फंड से रिलेट करता है। और हम जानते हैं ये फंड जो होगा, ये हमारे पास जो UNFCCC है, एक संगठन है जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है, उसके द्वारा बनाया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो होगा ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के द्वारा बनाया गया। तो बेसिकली सवाल ये कि कितना पैसा होगा? $215.6 मिलियन सिडबी ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए मंजूरी दे दी है। रेसल, ये सवाल दोबारा से आया है, किसके साथ साझेदारी की है? तो यहां पर रेसर फॉर ग्लोरी, मैंने आपको बताया, ये पिछले सवाल में बताया मैंने आपको यहां पर कि इंडसइंड बैंक ने लाया, और इसके लिए इंस्टीट्यूट जो हमारे पास बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, उसके साथ साझेदारी की है। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इनके द्वारा मिलकर, इनके साथ साझेदारी करके यहां इंडसइंड बैंक द्वारा इस पूरे प्रोग्राम को चलाया जाएगा। तो ये सवाल मैंने यहां पर एग्जैक्टली पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था आपको। CSR का जो पैसा होगा यानी प्रॉफिट का 2% का जो हिस्सा होगा वो रेसलर्स के लिए खर्च किया जाएगा। फेडरल बैंक के नए MD और CEO के रूप में कौन चुना गया है? फेडरल बैंक भारत का एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेड ऑफिस कोच्चि केरला में बना हुआ है, और इसके अध्यक्ष के रूप में श्याम श्रीनिवासन जो थे, अब उनकी जगह कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम ये चुने गए हैं। तो फेडरल बैंक भारत के अंदर है और इसका मुख्यालय बना हुआ है केरला, कोच्चि के अंदर। और इसके नए अध्यक्ष के रूप में, नए MD और CEO के रूप में KV सुब्रमण्यम चुने गए हैं। KV सुब्रमण्यम। पेटीएम ने पॉइंट ऑफ सेल समाधान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है?
देखो, पेटीएम के द्वारा साझेदारी की गई है पॉइंट ऑफ सेल के लिए, पीओएस के लिए, और ये एक्सिस बैंक के साथ मिलकर जो पूरा डेटा होगा उसको करेंगे। तो पेटीएम ने साझेदारी की है किसके साथ? एक्सिस बैंक, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बाद तीसरा बड़ा बैंक है, जिसका पहले नाम जो था वो आप जानते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सिस बैंक को हम शुरू से इस नाम से नहीं जानते हैं। पहले इसका नाम दूसरा था, यूटीआई के नाम से था, यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से ये बैंक बना था, जिसका नाम बाद में 2007 में चेंज करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। सिडबी के नए एमडी और सीएमडी के रूप में कौन चुना गया? मैंने कहा, अभी आपको बताया कि पहले एस रमन हुआ करते थे। ये सवाल आप देख रहे हैं ना, कि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, तब उस एनालिसिस के अंदर आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर अभी सिडबी जो इसका मुख्यालय हमारे पास लखनऊ में है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड को भी मैनेज करती है, और इसके अध्यक्ष के रूप में मनोज मित्तल को चुना गया है एस रमन की जगह। सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था की बात की गई है। सार्क एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 8 देश आते हैं। हमारा इंडिया भी आता है, पाकिस्तान आता है, इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान आते हैं, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। कुल मिलाकर सार्क एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कुल 8 पड़ोसी देश आते हैं साउथ एशिया के। अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं तो ये काठमांडू, नेपाल में बना हुआ है। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है, यानी कि नेपाल में। इसे बेसिकली सचिवालय भी कहते हैं। और याद रखना, इसमें कुल साउथ एशिया के 8 देश हैं। हमारा जो साउथ एशिया लगता है ये, जिसमें इंडिया भी आता है, साउथ एशिया के 8 देश हैं। इन सभी 8 देश के साथ जो भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, अब वहां पर वो मुद्रा के रूप में भारतीय व्यवस्था, यानी भारत का जो मनी है, भारत का जो रुपी है, उसका एक्सचेंज करने वाला। और इसके लिए 2024 से लेकर 2027 के यानी 4 वर्ष के लिए एग्रीमेंट हुआ है, और इसमें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। यानी इन देशों के साथ जब भी डील करेंगे हम, तो अपनी जो इंडियन करेंसी है हम उसका एग्रीमेंट करेंगे। इसे हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं। तो इन 8 देशों के साथ भारत ने क्या करा है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करा है। इन 8 देशों के साथ भारत ने अपनी करेंसी और उन देशों की करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट किया है। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक ने, यह सवाल रिपीटेड है देखो यहां पर, और मैं आपको करा चुका हूं, भारत में लो कार्बन इकोनॉमी को लाने के लिए, लो कार्बन एनर्जी के लाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर्स किसने दिए हैं? वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए गए। ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन था। जापान के नए बैंक नोट की मुख्य विशेषता क्या होगी जो उनको यूनिक बनाएगी? देखो, जापान ने अपने नोट के अंदर 1000 येन, 5000 येन और 10,000 येन के जो नोट रहेंगे जापान में, उसमें एक 3D होलोग्राम रहेगा। यानी उसमें एक लाइन रहेगी जो यूवी लाइट के द्वारा, एक यहां पर सिक्योरिटी फीचर रहेगी, कटिंग एज होलोग्राफी रहेगी ये। और ये होलोग्राम जो रहेगा बेसिकली ये 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी रहेगी, या 3D होलोग्राम रहेगा। और ये बेसिक तौर पर ये बहुत अलग चीज है अपने, ये लाइट नजर आएगा, अंधेरे में भी चमकेगा, ये बीच की जो लाइन होगी इसे कहेंगे होलोग्राम टेक्नोलॉजी। ये लेकर आया है जापान अपनी नए नोट में। और जापान की जो करेंसी है उसमें आप जानते हैं जापान की करेंसी येन है, और 1000, 5000 और 10,000 येन के जो नोट होंगे उन पर ही ये फीचर अभी एप्लीकेबल होगी। 1000 येन, 5000 येन और 10,000 येन। क्योंकि जापान की करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, इंडिया से भी कम है, और इसीलिए आप देखो वहां इतने बड़े भी नोट प्रिंट होते हैं। जापान की करेंसी को येन कहते हैं। ये कटिंग एज होलोग्राफी जो होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। पेटीएम द्वारा अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए शुरू की गई नई हेल्थ केयर और आय सुरक्षा योजना का नाम क्या है? जो भी पेटीएम के यहां पर मर्चेंट पार्टनर्स यानी व्यापारी कारोबारी पार्टनर्स है, उनके लिए क्या शुरू करा है? यहां पर एक हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम और एक हेल्थ साथी के नाम से, जिसमें वो 2 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, अपने मर्चेंट पार्टनर्स को, हेल्थ केयर और इनकम प्रोटेक्शन। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड एक प्रोग्राम दे रहे हैं वो यहां पर, यानी पेटीएम वाले हेल्थ केयर दे रहे हैं अपने मर्चेंट पार्टनर्स को, और एक इनकम प्रोटेक्शन प्लान दे रहे हैं। और ये दोनों प्लान उनको दिए जाएंगे बेसिकली, जिसके लिए उनसे बहुत ही कम अमाउंट चार्ज किया जाएगा। ये दोनों प्रोग्राम के लिए मात्र 35 रुपए, 35 रुपीज उनको पर मंथ की कॉस्ट देनी होगी। कॉस्ट जो रहेगी वो सिर्फ 35 रुपए पर मंथ रहेगी।
अगर वो पार्टनर्स इतना पैसा पेटीएम को देते हैं तो पेटीएम उनको हेल्थ केयर और इनकम प्रोटेक्शन प्रोग्राम दोनों को देगा। आरबीआई के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड भुगतान करने के लिए क्या अनिवार्य किया गया? देखो याद रखना, जितने भी बिल पे किए जाते हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, मोबाइल का, टेलीफोन का, किसी भी चीज का बिल हो, यहां तक कि क्रेडिट कार्ड का बिल हो अगर, तो ये सारा का सारा किया जाएगा किसके द्वारा? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। क्योंकि पूरा का पूरा डिजाइन ही इसीलिए किया गया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम को, ताकि सारी पेमेंट इसके माध्यम से हो। एफएटीएफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय एनबीएफसी को विशेष रूप से शामिल किया गया, चुना गया है। क्योंकि देखो एफएटीएफ क्या है? जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल संस्था है हमारी, और इसका हेड ऑफिस बना हुआ है पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। तो जो हमारे पास मुथूट फाइनेंस है, याद रखना, जो मुथूट है हमारा, ये हम जानते हैं केरल में इसका हेड ऑफिस बना है, मुथूट फाइनेंस का, कोची के अंदर। ये मुथूट फाइनेंस जो एक एनबीएफसी है हमारी, जो कि लोन प्रोवाइड करते हो, स्पेशली गोल्ड लोन के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसका मुख्यालय कोची में बना है, और हम जानते हैं कोची यानी कि केरला में है, केरला में। तो यहां पर एफएटीएफ आप जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये जो बना हुआ है, इसका मुख्यालय जो बना हुआ है, ये बना हुआ है पेरिस के अंदर यानी कि फ्रांस में। और याद रखना है बेसिक तौर पर, इसके द्वारा जो चुना गया है भारत के म्यूचुअल फंड के इवैल्यूएशन के लिए, वो मुथूट फाइनेंस को चुना गया है। निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अमेरिका में स्थित वर्ल्ड बैंक में क्या चुना गया? अब वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं वॉशिंगटन डीसी में है, इसके अंदर भारत के मूल के अजय बांगा अध्यक्ष है। वैसे यहां पर गीतिका श्रीवास्तव का नाम भी आता है, और भी बाकी के नाम आते हैं भाई यहां पर, लेकिन याद रखना इनको सीनियर एडवाइजर चुना गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का सीनियर एडवाइजर के रूप में निकुंज कुमार श्रीवास्तव चुने गए, जो भारतीय हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा नए हेल्थ केयर प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा है एलिवेट। ये एलिवेट क्या होने वाला है? देखो, ये एलिवेट एक नाम का एआई प्रोग्राम होगा। बेसिकली आजकल हर काम जो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं आया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसको किस हेल्थ प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, इसका अंदाजा, इसका पता लगाया जाएगा। तो आप कहेंगे सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने एलिवेट नाम के प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आईआरसी, आरईसी माफ कीजिएगा, आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो कि एक महारत्न कंपनी है भारत की, उन 13 कंपनियों में से जिनके पास महारत्न स्टेटस है। यहां पर $200 मिलियन यानी लगभग 31 बिलियन जापानी येन के रूप में ग्रीन लोन प्रोवाइड किया गया है। और ये लोन अगले कितने वर्षों के लिए होगा, सवाल पूछा गया। तो याद रखना, भारत को 5 वर्ष के लिए $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है। स्पेसिफिक तौर पर याद रखना है, भारत में ये सिक्योर्ड लोन जो प्रोवाइड किया गया आरईसी के द्वारा, ये दिया गया स्पेसिफिकली 5 वर्षों के लिए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में, उनको पूरा करने के लिए ये प्रोवाइड किया गया है आरईसी को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये पोर्शन होने वाला है। अगले 5 वर्ष में। अगला सवाल है, नीति आयोग के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी 2025 में? यह पूछा गया है। वैसे आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा, एडीबी के द्वारा, हर किसी एक संस्था के द्वारा अलग अलग बताया, लेकिन अब सवाल में नीति आयोग कह रहा है, नीति आयोग कह रहा है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 7% की ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हम जानते हैं इसका जो मुख्यालय बना है वो नई दिल्ली में है। देश की राजधानी नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय है, और नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री ही होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट बनाता है, और स्पेशली आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को लाया गया 2015 में, तब से काम कर रहा है। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन के जो आरडब्ल्यूए की पहली किस्त, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए, यहां पर यूनाइटेड नेशन जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए कुल $5 मिलियन देने की बात की है, कि भारत इसके लिए टोटल 1 वर्ष में $5 मिलियन देगा।
लेकिन पहली किस्त के रूप में $2.5 मिलियन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन बाकी के $2.5 मिलियन जो होगा वो आगे प्रोवाइड करेंगे। यानी कि इसमें जो एनुअली कंट्रीब्यूशन करने वाला है भारत इस रिफ्यूजीज के लिए फंडेड होने वाले प्रोग्राम में UNRWA के लिए, वो $5 मिलियन रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी। जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हैं उनके लिए यह काम करता है, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। इसको प्रोवाइड। और आखिरी सवाल, किस संगठन ने भारत के रूफटॉप सोलर सिस्टम यानी छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम को फंड करने के लिए $240 अमेरिकन दिए हैं? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के द्वारा भारत को $240.5 मिलियन दिए गए, ताकि भारत अपने सोलर एनर्जी सिस्टम को बेहतर कर सके और हमारी जो रूफटॉप है उन पर इनको बेहतर किया जा सके। हमारी योजना भी सरकार लाई थी, अगर आपको याद होगा इस योजना के बारे में, सरकार के द्वारा योजना लाई गई जिसका नाम रखा था प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, सूर्य घर प्रोग्राम। तो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ये फंड किया गया। ये है जुलाई 2024 मंथ की बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। होपफुली इस क्लास में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, क्लास आपको पसंद आई होगी और इसके बाद आप इंतजार कर रहे होंगे अगस्त मंथ की फाइनेंशियल करंट अफेयर का मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, जो भी क्लासेस आपकी होनी है, जो भी प्रैक्टिस सेशन हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये इस 2024 के बैंकिंग एग्जाम्स में आपको सेलेक्ट करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन होगी, सारी एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है। तो चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।